नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का DR ब्रदर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज फिर से आप सभी के लिए गणित की एक महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि के बारे में। लाभ हानि की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, व इनका प्रयोग हम कहां पर करते हैं, उसके अलावा लाभ हानि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ हानि की बेसिक अवधारणा। अगर आप ये बेसिक अवधारणा समझते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से समझने के बाद आपके लाभ हानि से संबंधित बेसिक अवधारणा से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हमारी कक्षा शुरू करते हैं उससे पहले हम ले लेते हैं एक मोटिवेशन कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि इस रीट रूपी मिट्टी में आप मेहनत रूपी आंसू के कण बरसाते जाओ, जरूर यह नम होगी और आपको जरूर सफलता दिलाएगी। साथियों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा लाभ हानि के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताऊं, लाभ और हानि, हम सभी साथी इस बात से अच्छी तरह से परिचित है कि आप में से मुझे बताएं कौन लाभ हानि के बारे में नहीं जानता। केवल समस्या कहां आती है उससे संबंधित सवाल हल करने में लाभ हानि के बारे में आप जानते हैं। जैसे कि अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछोगे कि तू भाई 15 रुपए का एक पेन लाया और उसे 20 रुपए में बेच रहा है, तो तू बता तूने कितने पैसे बचाए या कमाए या फिर लाभ हुआ, तो वह आसानी से बता देगा। अगर ऐसी बात आपसे पूछी जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। लाभ हानि के बारे में इसका मतलब आप सभी जानते हो, लेकिन समस्या आती है किताबी लैंग्वेज को समझने में। उसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी साथी पूरी कक्षा जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करूं लाभ हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। साथियों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में आपसे बताऊं, हाँ, जो आदमी या फिर हम किसी भी वस्तु को खरीदेंगे, खरीदने पर हम जो मूल्य देंगे, खरीदने पर जो मूल्य देंगे खरीदने वाला, वो तो हमारा क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य, अर्थात खरीदने का मूल्य, खरीदने का मूल्य, भाव, आप जो भी कहो। और हम यदि किसी वस्तु को बेचेंगे, जैसे हम किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदते हैं, उसको 5 रुपए में बेचते हैं, बेचा किसमें? 5 रुपए में, तो हमने जो बेचा वो हमारा क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अर्थात बेचने का मूल्य। साथियों, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन दोनों बातों को जानने के बाद हम जानेंगे अंकित मूल्य के बारे में। अंकित मूल्य क्या होता है? अगर आप ये शब्दावली अच्छे से समझते हैं तो आगे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। आप आसानी से इनसे संबंधित प्रश्नों को या लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं ये चीजें आपको पहले बता रहा हूं। क्रय मूल्य हमने समझा, विक्रय मूल्य समझा, बात आ रही है अंकित मूल्य की। आपने कभी कोई भी सामान, हम जो पैकिंग लाते हैं बाजार से, जैसे चाय की पत्ती लाए, उसके ऊपर अंकित कुछ मूल्य लिखा होता है, MRP बराबर लिखा हुआ होता है। तो जो लिखा हुआ होता है, किसी भी वस्तु को बेचने का मूल्य जो लिखा जाता है, किसी भी वस्तु पर अंकित मूल्य किया जाता है। किसी कार्टून पर, दूध की थैली पर देख लीजिए, हम जो भी वस्तु पैकिंग वाली लाते हैं उस पर उसका मूल्य जरूर लिखा हुआ होता है। और जो वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य होता है ना साथियों, वही अंकित मूल्य होता है। वस्तु पर लिखा या फिर मूल्य जो होता है वो क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। अब आपको मैं बता दूं कि कई बार कई साथी इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं, जो अंकित मूल्य है वही विक्रय मूल्य है। ये जरूरी नहीं है साथियों कि ये जो अंकित मूल्य है ना ये विक्रय मूल्य हो, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कैसे, इस बात को आप समझते हैं? हम समझते हैं, जैसे आप किसी पुस्तक को खरीदने गए हो, आप उस पुस्तक पर 500 रुपए अंकित थे और आपने उसे 500 रुपए में खरीद ली, ठीक है, आपके लिए तो वो विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन आपका एक साथी गया और उसने वहां से डिस्काउंट वगैरह करवाकर उस पुस्तक को 450 में खरीद लिया, जबकि उस पर अंकित मूल्य कितना था? 500 रुपए। उसका अंकित मूल्य तो 500 था, लेकिन उसका विक्रय मूल्य वहां कितना हो गया? 450। इसीलिए कहेंगे साथियों कि अंकित मूल्य कभी भी विक्रय मूल्य नहीं हो सकता। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कतई नहीं है। अब हम इसके बाद बात करेंगे साथियों उपरिव्यय। ये शायद शब्द आपको थोड़ा सा नया सुनने को मिले या फिर कई साथियों ने सुन भी रखा होगा, लेकिन इसका प्रयोग अधिकतर किया नहीं जाता है। कहां करते हैं ये आज हम समझेंगे। उपरिव्यय का मतलब होता है, जैसे आपने, कोई दुकानदार है और आपने कोई वस्तु को खरीदा, कहां से? आप झालावाड़ मंगाना चाहते हैं, कोटा से आपने खरीदा। कोटा आपने उस वस्तु को कुछ रुपयों में जो भी उसका मूल्य था खरीद लिया, लेकिन उसके बाद कोटा से झालावाड़ तक लाए, झालावाड़ से टेम्पो करके जहां आपका गांव है वहां तक ले गए। उसके अलावा आपके दुकान में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका आपने किराया दिया, उनको
अपनी तनख्वाह उनकी जो कर्मचारियों की बनती थी दी, उसके अलावा कुली जो सामान ढुलाई का काम करते उसको ढुलाई के पैसे दिए। ये सब पैसे अगर जोड़ दिए जाए तो वो क्या है, ऊपरी व्यय अर्थात एक्स्ट्रा, से हम कहते हैं कि वस्तु को उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए किया गया व्यय। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया। इस पर उसकी ढुलाई अर्थात सामान को लदाने का काम जो करते हैं कुली, उसका मूल्य हो सकता है। टेम्पू, ठेले, बस, ट्रेन जिसमें भी आप ला रहे हो उसका किराया हो सकता है। आपके दुकान का किराया भी उसमें शामिल हो सकता है। आपके दुकान पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह भी अगर आप देते हो तो वो भी इस ऊपरी व्यय में शामिल हो सकता है। और आपको मैं बता दूं, जब तक प्रश्न में ऊपरी व्यय के बारे में क्या है, प्रश्न में विशेष रूप से ना कहा जाए, प्रश्न में न कहा जाए तो इसे क्रय मूल्य में ही सम्मिलित मानते हैं। अर्थात आपसे अलग से नहीं कहा जाए कि हमने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, उसके अलावा उसका ऊपरी व्यय लाने ले जाने का खर्च 50 रुपए होता है, ऐसा आपसे नहीं कहा जाए। तब तक आपको उसी क्रय मूल्य में ही इस ऊपरी व्यय को मानना है। हमारी तरफ से इसे कहीं भी ऐड नहीं करना है। अगर ऊपरी मूल्य जो हमें परीक्षक पूछेगा उसमें अलग प्रश्न में कहेगा तो ही हमें ऊपरी व्यय जोड़ना है, अन्यथा हमें ऊपरी व्यय नहीं जोड़ना है। आशा करता हूं आप सभी साथियों को ये कुछ समझ में आया होगा। इसके आगे हम बढ़े उससे पहले आप एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे आपको और कुछ महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण शब्दावली इसकी बता सकूं। साथियों, आप सभी साथी एक बार इस कक्षा को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथियों को जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और लाभ आने में परेशानी उनको महसूस हो रही है, वो साथी भी इसका फायदा उठा सके और अपनी तैयारी को मजबूत या सशक्त बना सके। साथियों, अब मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले बट्टे की। बट्टा या फिर आपने सुनी होगी छूट, बट्टा या फिर छूट। आपको एक बात और बता दूं कि बट्टा जो होता है इसको हम छूट भी कहते हैं, अर्थात डिस्काउंट। अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या होगा, डिस्काउंट। बट्टा ये हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट। सभी साथी ध्यान रखना, ये न क्रय मूल्य पर न विक्रय मूल्य पर, ये हमेशा बट्टा या छूट दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट, ऑफर जिसे हम कहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि महाबचत ऑफर, महालूट ऑफर, ऐसे कई ऑफर चलते हैं, उसमें वो दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जिसे छूट कहते हैं या फिर बट्टा आप उसे कह सकते हैं, डिस्काउंट। साथियों, इसके बाद आपसे एक शब्द और आपने सुना होगा, क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टे के बारे में आपसे बताऊं, छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाती है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी बात इसमें समझा देता हूं कि अंकित मूल्य पर, जैसे कि आप को कोई वस्तु लेने गए, उसके ऊपर कितना मूल्य लिखा हुआ है, 1000 रुपए लिखा गया है, उसका अंकित मूल्य कितना है, प्रिंटेड प्राइस। अंकित मूल्य हम इसे मान सकते हैं, या फिर हिंदी में लिख देता हूं तब आपको आसानी से समझ में आ सके। अंकित मूल्य 1000 रुपए है। अब क्रमिक बट्टा समझने के लिए आप इस बात को ध्यान से समझेंगे कि वो कहता है अंकित, दुकानदार आपसे कहता है कि आपको पहले कितना दिया जाएगा, 10% की छूट दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 10% की छूट दी जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपको डायरेक्ट 20% की छूट दी जाएगी। इसका मतलब है कि 100 का पहले तो 10% दी जाएगी, 1000 में कितनी दी जाएगी, 10% दी जाएगी। उसके बाद यहां 10% देने के बाद जो राशि आएगी, अगर आपको यहां 10% की छूट देता है तो उसका मूल्य कितना बनेगा, दूसरा नया 900 रुपए। अब उस 900 रुपए में आपको कितनी देगा वापस, 10% की छूट देगा। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। 900 में 10% की देगा, कितने रुपए की देगा, 90 रुपए की। तो हमारा जो विक्रय मूल्य इसका बचेगा, कितना बचेगा, 810 रुपए बचेगा। जब सवाल हल करेंगे तो इस पूरी प्रक्रिया को हम आसानी से समझेंगे, केवल ये आपको समझने के लिए बताया गया है। अगर हम इसको लिखेंगे तो किसे कैसे लिखेंगे कि अंकित मूल्य पर R1%, पहली छूट हमने दी R1%, कितनी भी हो सकती है,
कि छूट देने के बाद शेष मूल्य पर R2% की छूट देना, अर्थात अंकित मूल्य पर दी जाने वाली R1% की छूट, अर्थात अंकित मूल्य हमारा 1000 था, उसमें हमने पहले 10% की छूट दी, फिर जो शेष बचेगा, कितना बचा 900, उस पर हमने फिर 10% की दी। इस प्रकार क्रमिक छूट 2 बार ही नहीं 3-4 बार भी दी जा सकती है। ये सब हम जब प्रश्न हल करेंगे आसानी से समझेंगे, आपको बिल्कुल भी यहां पर परेशानी आने वाली नहीं है। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि इसके बाद यहां पर हमने समझा क्रमिक बट्टा, इसके बाद हम समझेंगे लाभ व हानि हमें कहां होते हैं, अगर होते हैं तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। लाभ हानि जैसे कि अगर आप सभी साथियों को बताऊं कि आप कोई पेन 10 रुपए में खरीदते हैं और उसे 12 रुपए में बेच देते हैं, मान लीजिए कितने में खरीदते हैं, 10 रुपए में खरीदते हैं और 12 रुपए में बेच देते हैं, तो आपको लाभ हुआ कहां नहीं? आप सीधे सीधे कहोगे लाभ हुआ। भाई लाभ कब हुआ हमारा? जब 12 रुपए में बेचा, मतलब हमने खरीदा जिस मूल्य से ज्यादा क्या रहा हमारा विक्रय मूल्य, या फिर हम जितने में बेचा उसको किस में से घटाएंगे? जो खरीदे में से। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं बेचा गया मूल्य हमारा कितना था 12 रुपए उस पेन को, और खरीदा कितना था 10 का, तो बराबर हमारे पास 2 रुपए आए, क्या आए? लाभ आए कि नहीं आए? जब ये लाभ आ गया तो अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखें सूत्र के तरीके से, अगर एक तरीके से लिखना चाहें तो 12 हमारा क्या था? विक्रय मूल्य था उस पेन का, और 10 क्या था हमारा? क्रय मूल्य था उस पेन का। अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें तो हमारे पास क्या होगा? लाभ होगा। लाभ हमेशा ध्यान रखना जब ही हमें होगा जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक होगा। ये समझने वाली बात है। इसके अलावा अगर आप मान लो 10 रुपए में पेन खरीदते और उसे 8 में बेच देते तो क्या होती? आपको हानि होती। और हानि होती तो हम कैसे ज्ञात करते? हमने जितने में खरीदा उसमें से क्या घटा दे? जितने में बेचा। जैसे कि दूसरी स्थिति इसमें क्या बनती है, मान लो हमने 8 रुपए में बेचा तो खरीदा कितने में था? 10 में खरीदा और बेचा कितने में? 8 में, तो हमें हानि कितनी हुई? 2 रुपए की क्या हानि हुई भाई? हानि हो गई। तो अब मुझे बताए 10 में तो हमने क्या किया था? खरीदा था, अर्थात कौन सा मूल्य हुआ? क्रय मूल्य। माइनस क्या करेंगे? बेचने का मूल्य, तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य बराबर क्या आता है? हानि। आशा करता हूं आप सभी साथियों को ये इस प्रकार याद रह पाएंगे। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम कुछ सवाल और हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत किस प्रकार याद करते हैं सीखेंगे। साथियों आप सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएं कि मैं यहां पर जो आपको समझा रहा हूं क्या समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताएं कि कहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है और क्यों समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार पुनः जाकर उस भाग को, वीडियो के भाग को पुनः देखें, आपको समझ में नहीं आ रहा है। साथियों अब हम सीखेंगे किसी भी जो हमें लाभ हुआ उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले लाभ व हानि प्रतिशत के लिए आप सभी साथियों को प्रतिशत नाम की जो बला है, इसके लिए मैं आपको 2 वीडियो पहले डाल चुका हूं, आप सभी साथी एक बार जाकर देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो लाभ और हानि आप सभी के लिए एकदम खेल हो जाएगा, आप आसानी से इसे हल कर पाओगे। आपको लाभ हुआ, हानि का मतलब मैं एक बार बता दूं, जैसे लाभ का मतलब फायदा कितना हो रहा है और हानि का मतलब नुकसान। आप आसानी से इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लाभ हानि हम ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अरे भाई अगर आप किसी भी चीज को बेचोगे तो अपना फायदा नुकसान देखोगे नहीं देखोगे, बस वही तो इसमें है, लाभ और हानि। चलो शुरू करते हैं। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, दोनों को मैं एक साथ बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको अच्छे से याद रह सके, आपके दिमाग में क्लियर इसका चित्र बन सके। जैसे मान लीजिए हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत, और इधर लिख देते हैं हमें ज्ञात करना है हानि प्रतिशत। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हम जो भी ज्ञात करेंगे हमेशा इनकी गणना, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत इनकी जो गणना है हमेशा किस पर की जाएगी? क्रय मूल्य पर की जाएगी। किस पर की जाएगी? क्रय मूल्य पर। ठीक है, अब जिस पर गणना की जाए हमेशा वो कौन आता है? नीचे आता है। आपको मैं बता दूं कि हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सूत्रों को लिखने से पहले मैं आपको समझाता हुआ चलूं कि लाभ प्रतिशत जब भी हमें याद करना हो, चाहे हानि प्रतिशत हमें याद करना हो, तो हमें क्या करना है? बटा क्रय मूल्य। केवल इतनी सी बात आप ध्यान रखें दोनों में, बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इधर भी ये क्या, ये हम लिख देते हैं बटा, ऊपर क्या आएगा अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, क्रय मूल्य गुणा 100।
दोनों में क्या आएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो भी बटा क्रय मूल्य गुणा 100 आएगा, और अगर हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो भी हमारे पास बटा क्रय मूल्य गुणा 100 आएगा। अब यह बात हमें ध्यान रखनी है कि हमसे पूछा लाभ प्रतिशत है या पूछा हानि प्रतिशत है। अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो ऊपर क्या आएगा, लाभ आएगा। क्या आएगा, लाभ आएगा। और ये लाभ कैसा आएगा, कितने रुपए का आपने लाभ प्राप्त किया, कितने रुपए का आपने लाभ प्राप्त किया वो ऊपर आएगा। उसी प्रकार जिसमें हानि प्रतिशत पूछा जाए उसमें आपके ऊपर क्या आएगा, इस बटा के ऊपर हानि आएगा। और हानि भी कैसे, रुपयों में, कितने रुपए की उससे हानि हुई। आशा करता हूं आप सभी साथियों के सूत्र याद हुए होंगे, आप इस सूत्रों को भूलेंगे नहीं शायद। इनसे संबंधित सवाल भी मैं आपको यहां पर हल करवा देता हूं। मान लीजिए विनोद नाम का कोई व्यक्ति था और उसने 5,000 रुपए में क्या मोटरसाइकिल खरीदी, एक मोटरसाइकिल खरीदी भाई। उसके बाद उसके नहीं जमी कि मैं इसे रखूं नहीं रखूं, उसके क्या लगा कि उसको लगा कि कहीं इसमें खराबी है, इसको पुनः बेच देते हैं, ऐसा उसके मन में ख्याल आया। किसने खरीदी थी, विनोद ने। अब उसने जो बेची तो एक तो उसे दे रहा था 6,000 रुपए। कितने दे रहा था, एक व्यक्ति ए था जो दे रहा था उसको 6,000 रुपए, और बी व्यक्ति था जो उसे दे रहा था 4,000 4500 रुपए। यहां तक आपको समझ में आया। ए व्यक्ति उसे उस मोटरसाइकिल के कितने दे रहा था, 6,000 रुपए, और इधर दे रहा था 4500 अर्थात 4,500 रुपए। अब इसके बाद विनोद खुद के मन में यह अंदाजा लगा रहा था कि अगर मैं इसको बेचूं तो कितना प्रतिशत मुझे लाभ होगा, इसको बेचूं तो कितना प्रतिशत मुझे हानि होगी। अब यह चीज ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लाभ हुआ कि हानि। अब लाभ हुआ कि हानि तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमने जिस मूल्य पर खरीदा है, भाई फायदा हुआ कि नुकसान ये तो आप पता लगा सकते हो ना कि अगर आपने जिस मूल्य पर खरीदा है उससे कम में अगर बेच रहे हैं तो हमें हानि होगी, और ज्यादा में बेच रहे हैं तो फायदा होगा। तो ज्यादा में कहां बेच रहे हैं, ए व्यक्ति को बेच रहे हैं, तो यहां क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, और इधर क्या हो रही है, हानि हो रही है। हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब सबसे पहले हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो लाभ या हानि जो भी हुई हो हमारे पास होना चाहिए। अगर वह 6,000 में बेचता है, अगर वह 6,000 में बेचता है तो उसको लाभ कितने का होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, जो हम बेचेंगे उस मूल्य में से कितने में बेचेंगे, 6,000 में, उसमें से खरीदने वाला मूल्य घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लाभ। और इसका मतलब लाभ कितना आया, 1,000 रुपए का आया भाई। कितने का प्राप्त हुआ, 1,000 रुपए का। अब हमें इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो मैंने क्या बताया, इस सूत्र को आप याद रख लीजिए, क्रय मूल्य गुणा 100 बटा, तो ऊपर क्रय मूल्य के लिखना ही है। हमसे लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ लिखेंगे, और हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि लिखेंगे। हमें यहां क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम ऊपर कितना लिखेंगे, लाभ लिखेंगे। लाभ हमें कितना हुआ, 1,000 रुपए का हुआ भाई। अब आगे नीचे लिखना क्या है, क्रय मूल्य लिखना है। दोनों में क्रय मूल्य अगर हम यहां लिखेंगे तो कितना था हमारे क्रय मूल्य, 5,000 रुपए था भाई। और गुणा में क्या करना है, हमेशा 100 करना है। गुणा में हमेशा क्या करना है, 100 करना है। तो एक बार आप देखिए, इसको इससे काट दीजिए, 3 0 से 3 0, ये काटना पीटना ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आप हमारे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर आपको गणित के बारे में व्यापक समझ बनानी है। साथियों ये जो हमने काटा, अब हमारे पास क्या बचा, 1/5 गुणे 100। अब ये जो 5 बचा इससे हम इसको काटेंगे, कितनी बार कटा, 20 बार। अब क्या बचा हमारे पास, 1 × 20 अर्थात क्या बच गया, 20%। उसे क्या हुआ भाई, 20% लाभ होगा अगर वह 6,000 में बेच देगा। तो विनोद अगर 6,000 में मोटरसाइकिल बेच देता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, 20% लाभ होगा। उसी प्रकार हानि के देख लीजिए भाई, हानि हम किस प्रकार याद करेंगे, आपको नुकसान हुआ है किस प्रकार पता चलेगा। आप जैसे मैंने अभी बताया था, आप समझ चुके होंगे। हम यहां पर डायरेक्ट हल करते हैं कि हम हानि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हम खरीदते हैं, जितने मूल्य में हम खरीदते हैं उसमें से बेचने वाला मूल्य घटाते हैं। घटाइए तो आपको यहां कितना हुआ, 500 रुपए की क्या हो गई भाई, हानि हो गई। हानि कितनी हुई, 500 रुपए की हो गई। अब आपको हानि का भी क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो आपको लिखना है। क्रय मूल्य कितना है, 5,000। अब ऊपर क्या लिखना, हमसे हानि पूछेगा तो हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि लिखेंगे, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ लिखेंगे। ये बातें मैं 3-4 बार बोल चुका हूं ताकि आपको याद हो जाए। साथियों अब यहां क्या लिखेंगे, हम हानि लिखेंगे। हानि कितनी हो रही है, हमें 500 रुपए की हानि हो रही है। अब हम काटेंगे तो 500 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार।
10 बार ये कट गया तो 10 से इसको काटेंगे 100 को कितने बार, 10 बार, तो हमें कितनी प्रतिशत की हानि होगी, 10% की हानि होगी भाई। विनोद को अगर 4500 रुपए में बेचता है मोटरसाइकिल तो कितनी हानि होगी, 10% की हानि होगी। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें। साथियों इसके बाद आपको एक प्रश्न जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप सभी साथी इसका उत्तर कमेंट में करें कि राकेश यदि कोई वस्तु 3000 रुपए में खरीदकर 3300 रुपए में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यह कमेंट में आप उत्तर दें इसका। हम शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगली जानकारी हम जो पढ़ेंगे इसमें आपको मैं एक चित्र यहां पर बताने वाला हूं, क्योंकि कई साथी कई बार अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकाले या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कैसे निकाले, लाभ से क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें, लाभ से विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें, ये सब चीजें हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसको मैं आपको एक चित्र बनवाऊंगा, उसके बाद उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल करवाऊंगा ताकि आप आसानी से उसमें समझ बना सके। जैसे कि एक बार हम लिख लेते हैं, सबसे पहले क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, आप सभी साथी शॉर्ट में समझ सकते हैं इसे। यहां पर विक्रय मूल्य, केवल एक ये चित्र जो मैं बता रहा हूं आपको, आप सभी साथी तुरंत के तुरंत इसे कॉपी में उतार लें, क्योंकि ये तो मैं यहां से मिटा दूंगा, फिर आपको जब मैं सवाल हल करवाऊंगा ना तो इसे बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप इसे उतार लेना। क्रय मूल्य 1000 रुपए है, अंकित मूल्य मान लिया जाए 1200 रुपए है, कितना हुआ प्लस 20%, और यहां पर बट्टा कितना है 10%, तो ये कितना हो गया 1080। हम अंकित मूल्य हमें दे रखा है, उस पर अधिक है ये भी सीखेंगे। उसके अलावा विक्रय मूल्य हमें दिया होगा तो हम अंकित मूल्य किस प्रकार निकालेंगे ये भी सीखेंगे। क्रय मूल्य से लाभ हमें इतना हुआ तो विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। विक्रय मूल्य हमें इतना दे रखा है तो क्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। ये सब बातें आज हम इसमें सीखने वाले हैं। आप सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे उतार लें, इसके बाद में जो हल करवाने वाला हूं आप उस पर ध्यान दें। साथियों अगर इस प्रकार आप हल करते हैं, समझते हैं, तो मैं आशा करूंगा कि आप कभी भी इन चीजों को भूलोगे नहीं कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, क्रय से अंकित, विक्रय से अंकित, बट्टा देने पर कैसे निकालते हैं, ये सब चीजों में आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो अगर इस प्रकार आप इसको समझते हो, देखते हो तो। साथियों आप सभी ने इसको उतार लिया होगा। उसके बाद हम जैसे कि मान लिया जाए, हमें दिया जाए कि क्रय मूल्य बराबर कितना है 1000 रुपए है भाई, और उस पर हम 20% बढ़ाकर उसका क्या अंकित मूल्य रखना चाहते हैं। 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य रखना है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें क्रय मूल्य दे रखा हो कितना % हमें बढ़ाना है और अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, अंकित मूल्य लिखेंगे सबसे पहले बराबर हमें जो भी दे रखा हो, क्या दे रखा है यहां पर, क्रय मूल्य दे रखा हो, क्रय मूल्य दो, विक्रय मूल्य दो, अंकित मूल्य दो, ऐसा कोई भी मूल्य हमें देगा। जब दूसरा मूल्य पूछे तो जो भी मूल्य हमें देगा उसको हम ऊपर रखेंगे। यहां पर हम रखेंगे 100, कितना है 1000 रुपए हमें दे रखे हैं भाई। अब ये जो हमें 1000 रुपए दिए, नीचे हम रखेंगे कि क्या रखेंगे, ये कितना है भाई 100 है, 100% है। क्या है कि हम हमेशा क्रय मूल्य हर जगह पर नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग नहीं, अधिकतर क्रय मूल्य को हम क्या मानते हैं 100% मानते हैं। कितना मानते हैं 100% मानते हैं, और 100% होता भी है। ये प्रतिशत में आप समझ सकते हैं इसको ज्यादा कि 100% का मतलब क्या होता है, कैसे हम 100% के आगे हल करते हैं। साथियों 100% इसको माना हमने नीचे रख दिया 100, गुणा में आपको क्या करना है कि जितना बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया 20% बढ़ाएगा भाई, और 100 ये खुद है, तो दोनों को क्या करेंगे 100 प्लस बढ़ाया गया मूल्य कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया, गुणा कीजिए आप सबसे पहले तो 1000 बटे 100, इधर बढ़ाया कितना 20, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 120। अब काट दीजिए,
दो जीरो से दो जीरो बचा क्या हमारे पास, 10 गुणा 120, तो बराबर कितने आ गए भाई, 1200 आ गए। 1200 रुपए क्या आ गया, इसका अंकित मूल्य आ गया। बताओ 1200 रुपए अंकित मूल्य है कि नहीं है। क्रय मूल्य दिया जाए और हमसे क्या पूछा जाए, अंकित मूल्य पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमें क्रय मूल्य दिया गया है वो लिखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। 100 क्यों रखेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, 100% के बराबर मानते हैं। गुणा में हमें जितना बढ़ाया गया उतना 100 में जोड़कर गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद हम सीखेंगे कुछ और। इस पर, इसी चित्र पर सीखेंगे। आप सभी साथी इस चित्र को अपने सामने रखें जरूर। साथियों अब जैसे कि मान लिया जाए, हमें दिया जाए कि हमारे पास अंकित मूल्य बराबर 1200 रुपए है। कितना है, 1200 रुपए है, और दुकानदार चाहता है कि वह 10% क्या करे, 1200 रुपए है और 10% छूट दी जाए। छूट की जगह आपको बट्टा भी देखने को मिल सकता है, परेशान ना हो। 10% छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर हमें ज्ञात करना है। अगर आपको अंकित मूल्य दिया जाए और छूट बता दी जाए, इतने प्रतिशत छूट दी जा रही है, और आपसे क्या पूछा जाए, विक्रय मूल्य, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान रखिए। हम ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य बराबर, इधर हमें दिया क्या गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी हमें दिया जाए उसे हम कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। बटा में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। बटा में कितना लिखेंगे भाई, 100 लिखेंगे। गुणा कितना करेंगे, हमेशा जब भी हम छूट देंगे, जैसे हमने अंकित मूल्य किया तो उसमें क्या कर रहा था, हमारी राशि बढ़ रही थी। जब हम छूट देंगे तो हमारी राशि क्या होगी, घटेगी। मूल्य क्या होगा, घटेगा। तो हम जो घटेगा उसको किस में से घटाएंगे, 10, कितना घट रहा है, 10%। तो इस 10% को किस में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे भाई। तो यहां क्या, किससे गुणा करेंगे, 100 माइनस बट्टा या फिर छूट जो भी आपको दी गई हो, कितना दिया गया है उतना। अब जैसे ही हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1200 बटा 100 गुणा 100 में से बट्टा हमें कितना दिया गया, 10% दिया गया। 10 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 90 बचेगा भाई। 90 बचेगा तो हम इसको काटेंगे, काट के देख लो आप कितना आएगा हमारे पास, 1080 रुपए इसका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। वो चार्ट आपको इसलिए लिखवाया गया ताकि आप कंफर्म कर सको हम किस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य को, किसी भी मूल्य को कैसे ज्ञात करते हैं। इसी में हम अगला ले लेते हैं कि हमें दिया गया भाई विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य बराबर 1080 है और 10% छूट दी गई है। 10% क्या है, बट्टा दिया गया है या फिर छूट दी गई है। तो अंकित मूल्य कितना होगा, जब आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, छूट बता दी गई हो, इतनी छूट दी गई है, तो अंकित मूल्य हमसे पूछेगा। अंकित मूल्य जब भी हमसे पूछेगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, मैंने क्या कहा, जो भी आएगा हमारे पास मूल्य उसको तो हम ऊपर रखेंगे। अब मुझे बताओ 1080 मूल्य जो है छूट देने के बाद का है, छूट देने के पहले का है, ऑब्वियसली बट ऑब्वियसली किसका है, छूट देने के बाद का। हमने छूट कितनी दी, 10% छूट दे दी, तो ये मूल्य कितना रहा अंकित मूल्य का, 90% रहा कि नहीं रहा। तो हम नीचे भाग किससे देंगे, 90 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 90 से। 90 का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, किससे भाग देंगे, 100 माइनस बट्टा जितना भी हम देंगे उसका भाग यहां पर देंगे, बट्टा प्रतिशत छूट प्रतिशत। उसके बाद गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे भाई। किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो आप इसको काटिए पहले, सबसे पहले 1 0 से 1 0 इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार। हमारे पास बचा क्या, 12 गुणे 100 अर्थात 1200 रुपए भाई क्या आ गया, इसका अंकित मूल्य आ गया। आशा करता हूं अगर आप सभी साथियों को विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, छूट बता दी गई, तो आप इस प्रकार से अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम आगे के इससे बनने वाले किस तरह के प्रश्न होते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथियों यहां तक आपको समझ में आया होगा, आप कितना ही समझ ले, मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप ऐसे प्रश्नों को हल नहीं करेंगे ना अपनी किताब में से, आपके पास जितने भी प्रश्न हैं,
तो आपका ये सारी मेहनत बेकार है, वीडियो देखने की, मेरी पढ़ाने की, सब कुछ बेकार है अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो। इसीलिए अभ्यास बड़ा जरूरी है। हमने क्या क्या सीखा, क्रय मूल्य दिया हुआ हो तो हम अंकित मूल्य याद कर सकते हैं, अंकित मूल्य दिया हुआ हो तो हम विक्रय मूल्य याद कर सकते हैं छूट देकर। अगर हमें छूट देने के बाद का विक्रय मूल्य दिया गया हो, उसमें बता दिया गया हो छूट कितने प्रतिशत दी गई है, तो हम अंकित मूल्य याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रय मूल्य की। सबसे पहले मान लिया जाए क्रय मूल्य 1000 रुपए है और 8% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है भाई। 8% लाभ हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जब आपसे ऐसी स्थिति हो तो मैंने क्या बताया आपको सबसे पहले कि जो भी हमें दिया जाए कहां आएगा, ऊपर, बटा में क्या आएगा। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पूछा जाए, क्रय मूल्य ऊपर रहेगा तो नीचे बटा में आएगा कितना, 100 आएगा। गुणा क्या करेंगे भाई, गुणा हमें हमेशा करना है जब लाभ दे रखा हो, क्रय मूल्य दे रखा हो और हमें क्या ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो हम यहां पर 100 प्लस हमेशा लाभ प्रतिशत जोड़ेंगे भाई, ठीक है। जोड़ दो 1000 बटे 100 गुणे 108, गुणा कीजिए आप, 100 से कट गए 2 बार, अब बचे क्या हमारे पास 10 गुणा 108, 10 गुणे 108। अगर आप गुणा करोगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 1080 रुपए। इसके बाद वाली स्थिति हमारी क्या बनती है कि आपको भाई दे रखा है विक्रय मूल्य, क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य बराबर 1080 रुपए है, ठीक है। और हमें 8% का लाभ हुआ है, 8% का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न भी हमें दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये कोई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे ही हमें, मैंने क्या कहा, जो भी हमें दिया गया हो वो ऊपर लिखेंगे। 1080 हमने ऊपर रखा, नीचे हमेशा आपको ध्यान रखना है जब आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्रय मूल्य पूछा जाए तो नीचे गड़बड़ी हो जाएगी। बराबर में हमेशा गुणा में कितना आएगा, गुणा में तो हमेशा 100 आएगा जब हमसे क्रय मूल्य पूछा जाए। जब हमसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो गुणा में कितना आएगा, हमेशा 100 आएगा। लेकिन नीचे थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे हम करेंगे भाई गुणा किससे, नीचे भाग किसका देंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यहां तो लाभ प्रतिशत का देंगे। अगर यहां हमें हानि हुई होती और हमें दिया हुआ था तो यहां भाग किसका देते, हानि, इसमें से 100 में से क्या करते, हानि घटाते। और अगर लाभ हुआ तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब जैसे हम इसको हल करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1080 बटे 100 में लाभ प्रतिशत कितना है हमारा, 8% है, तो कितना हो गया 108। गुणे किससे करेंगे, 100 से करेंगे, काटिए, ये कितनी बार कट गया, 10 बार। अब हमारे पास बचेगा 100 गुणे 10 अर्थात 1000 रुपए। इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 1000 रुपए। साथियों, इसके बाद इससे एक प्रश्न और हमारा बचता है। किस प्रकार से बचता है मैं आपको बता दूं कि मान लिया जाए, हमें दे दिया जाए किस प्रकार से कि अंकित मूल्य इतना है और जो कि हमारे क्रय मूल्य से इतना अधिक है, तो हम ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से कि हमें दिया गया प्रश्न कि अंकित मूल्य बराबर 1200 रुपए है, ठीक है, और अंकित मूल्य 1200 रुपए जो क्रय मूल्य से कितना है, 20% अधिक है, अधिक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो भाई। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे, जब भी क्रय मूल्य पूछा जाए तो हमें गुणा में कितना लिखना है, हमेशा गुणा में 100 लिखना है जब भी हमसे क्रय मूल्य पूछा जाए। इतनी सी बात आप सबसे पहले ध्यान रखो। उसके अलावा मैंने क्या कहा, जो हमें दिया जाए वो ऊपर आएगा, 1200 रुपए आ गए भाई। अब नीचे जो भी आएगा हमारा क्या होगा, 100 प्लस अधिक मूल्य, 100 प्लस अधिक प्रतिशत। इसका मतलब कि जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, उसको हम 100 में नीचे जोड़ेंगे।
जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कितना अधिक है भाई, ये 20% अधिक है। अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, 1200 बटे 120 गुणे 100, ये स्थिति हमारी बनती है। इसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। 120 से 1200 काटेंगे कितनी बार, 10 बार, गुणा करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 रुपए क्या प्राप्त हो गया, क्रय मूल्य। आशा करता हूं आप सभी को क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य, इस प्रकार के आप सभी प्रश्न निकालना आसानी से सीख गए होंगे। ऐसी अवधारणा आप अपने आप में विकसित कर चुके होंगे कि आप अगर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बार देखें साथियों, क्योंकि ये आपकी समझ इतनी बेहतर बनाएगा। आप जितनी इसको बेसिक मजबूत करेंगे, आगे आपको भले कैसे सवाल आ जाए आपको कठिनाई कम महसूस होगी। इसीलिए आप इस बेसिक को अधिक से अधिक मजबूत करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले सभी साथियों, हमारी आज की कक्षा यही समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे फिर एक और बेहतरीन वीडियो में। मैं आप उम्मीद करता हूं आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बने, शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथी।